हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। ये जो हमारे पास डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अंडरस्टैंडिंग डेटा जो है वो पढ़ लीजिए। छोटा सा एक चैप्टर है, अगर आप वीडियो के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और बहुत ही छोटा सा वीडियो है, शायद 15 या 20 मिनट का। अगर आप वो कर लेंगे तो आपको डेटा का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके अंदर आप जो है वो मैनुअल डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो समझ लेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं भी किया और सीधा सीधा इसको शुरू करना चाहते हैं तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये जो चैप्टर है ये CS, IP, CUET तीनों के अंदर कवर किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज़ मनोज राणा। चैप्टर की शुरुआत जो है वो जस्ट एक टेबल को समझने से करते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल जो है वो क्रिएट की है। इस टेबल के अंदर कुछ गेमिंग टाइटल्स हैं, उनके वहाँ पर मार्क प्राइस दिए हुए हैं, कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं। कोई एक शॉपकीपर है, उसने कुछ कॉपीज़ जो हैं वो परचेज़ की हैं और जो भी पैसे उसने दिए हैं वो वहाँ पर मनी पेड के अंदर हमारे को सामने दिख रहे हैं। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जब कभी भी कोई मैनुअल रिकॉर्ड बनाता है तो वो मैनुअल रिकॉर्ड किस तरह से बनाया जा सकता है। अब यही मैनुअल रिकॉर्ड जो है, मान लो हमने किसी दूसरे रजिस्टर में जो है वो एंटर करना हो। क्यों करना हो? क्योंकि ऑब्वियस है, जो भी वहाँ पर परचेज कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि उसका सेल्स पर्सन या उसके नीचे काम करने वाला जो है उसे पता चले कि वहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है। तो वहाँ पर एक दूसरा रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाएगा और वो इसलिए किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो उसको सेल कर सकें। उस वाले रिकॉर्ड के अंदर जो है वो हमारे पास अलग अलग डेटा जो है वो हम फिल करेंगे, जिसके अंदर कोड जो है वो सेम रखना पड़ेगा, नेम ऑफ द गेम जो है वो सेम रखना पड़ेगा, मार्क प्राइस भी सेम रखना पड़ेगा। इसमें कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि डिस्काउंट। जब डिस्काउंट जो है वो आ जाएगा उसके बाद कुछ कॉपीज़ आ जाएंगी कि कितनी कितनी कॉपीज़ जो हैं वो सेल कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट के हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे पास एक टोटल अमाउंट होगा जो भी वहाँ पर रिसीव करेगा हमारा शॉपकीपर। अब यहाँ पर अगर हम एक सिंपल लुक दें तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। और क्योंकि मैंने ये जो मैनुअल रिकॉर्ड है इसको मैंने डिजिटली यहाँ पर आपके सामने रखा है तो यहाँ पर आपको राइटिंग जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी हम मैनुअल रिकॉर्ड रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नीटनेस जो है वो इतनी नहीं होती जितनी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, क्योंकि ये जो है ये टाइप्ड है। टाइप डेटा जो होता है वो ऑब्वियस है मैनुअल रिकॉर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है। हाँ, एफिशिएंट तो नहीं होता। अब जैसे अगर मान लो हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे को देखने को मिल सकती हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें, जो हमारे पास यहाँ पर मनी पेड कॉलम है उसके अंदर जो मनी है वो हमने गलत पे की हुई है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने जो है वो इंटेंशनली करी है आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये चीज़ हो जाती है। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पर हम देखें तो उसने सिंपल जो भी CP था उसे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के साथ में मल्टीप्लाई करना था और उसके हिसाब से उसने पेमेंट करनी थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जो फिगर है ये वाली फिगर एग्जैक्ट नहीं है और ये जो मिस्टेक है ये हो जाती है। यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा डेटा जो है सामने दिया है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कोड है तो कोड के अंदर CP77 अगर आप देखेंगे ये CP17 हो गया। ये जो है ये हमारे पास मिसमैचिंग हो जाती है। सिंपल वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक जो है बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। जैसे आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 देख रहे हैं, वहाँ पर जो है वो थेफ्ट के अंदर स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाती है यहाँ पर। और सिंपल ये जो स्पेलिंग है इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब ये मिस्टेक्स जो हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पर मार्क प्राइस के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि मैंने मार्क प्राइस जो है वो गलत ले लिया है। फर्स्ट रजिस्टर के अंदर जहाँ पर हमारे पास मार्क प्राइस जो है वो 3499 था, वहाँ पर स्टार वॉर्स का मैंने यहाँ पर प्राइस 2499 कर दिया है। जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो 30% और 80% देखने में प्रॉब्लम कर सकता है जब हम मैनुअल रिकॉर्ड की बात करते हैं, और यही मिस्टेक मैंने यहाँ पर जो है वो दिखाई है। 80% के हिसाब से अगर मान लो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो सेलिंग प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो टोटल प्राइस है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब जैसे यहाँ पर सेलिंग के अंदर मैंने जो सोल्ड कॉपीज़ हैं वो मैंने 4 कर दी हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल रिकॉर्ड में देखें तो रेड डेड रिडेम्पशन जो है उसकी सिर्फ 3 ही कॉपीज़ थी हमारे पास, 4 कॉपीज़ तो हम सेल कर ही नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में अगर मान लो पता चला कि हाँ ये वाले नंबर जो हैं वो उल्टे लिख दिए, स्टार वॉर्स जो हैं वो 4 कॉपी गई थी, जो हमारे पास रेड डेड रिडेम्पशन है उसकी सिर्फ 3 ही कॉपीज सेल हुई थी। तो ये वाला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी कॉमन सी होती है कि रिकॉर्ड जो है वो ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। इसके कारण जो है वो सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर सेलिंग प्राइस में आ जाएगी, उसके कारण जो है वो टोटल में आ जाएगी।
तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनुअल रिकॉर्ड में देखी जाती हैं। अब यही जो हमने बात की है मैनुअल रिकॉर्ड्स के बारे में, इसको ज़रा टॉपिक वाइज जो है एक एक करके समझते हैं। मैनुअल डेटा होता क्या है? मैनुअल डेटा जो है वो ऐसा डेटा जिसे हम मैनुअली कहीं पर भी एंटर कर रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पर एक रजिस्टर लिया, एक पेन लिया और हमने लिखना शुरू कर दिया, वो एक मैनुअल डेटा बन गया। इस मैनुअल डेटा के अंदर जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं? जैसे रिपीटिशन, आपने देखा ही होगा कि जो 2 रजिस्टर वहाँ पर मेंटेन किए थे, वहाँ पर कोड जो है वो हमने लिया था, जो हमने गेम के नाम हैं वो हमने 2 जगह लिखे थे, मार्क प्राइस हमने 2 जगह लिखे थे। दूसरी प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी, ये जो रिपीटिशन है इसके कारण अपने आप ही इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अगर रिपीटिशन के अंदर परफेक्शन नहीं होगी तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, जैसे कि हमारे में आई भी थी। वहाँ पर कोड जो है वो चेंज हो गया था, जो हमारे पास नेम है उसके अंदर स्पेलिंग एरर आ गए थे, जो मार्क प्राइस है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। फिर प्रॉब्लम होती है लॉस ऑफ डेटा व्हेन द रिकॉर्ड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड। अगर मान लीजिए हमने ये रजिस्टर कहीं पर रखे और वहाँ पर जो है वो चूहे कुतर गए, या फिर मान लीजिए आग लग गई, तो वहाँ पर वो रजिस्टर ही चला गया तो हमारा डेटा भी चला जाएगा साथ में। उसके बाद है एरनियस कैलकुलेशन। तो एरर जो है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि सिंपल कैलकुलेशन जो होती हैं वो हमारी वहाँ पर कई बार जो है वो मैनुअली हम सही नहीं कर पाते, उसके कारण वहाँ पर एरर आ जाते हैं। इन्हीं सबको अगर मान लो हम डिटेल में समझना चाहें तो जैसे एक टॉपिक हमारे पास ये है, इट इज़ नॉट ईजी टू कॉपी द रिकॉर्ड्स। जैसा कि आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जब कॉपी करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड डेटा रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर एंट्री। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर में कहीं एक कोई एंट्री है, तो आपको वो सारे रजिस्टर्स जो हैं वो गो थ्रू करने पड़ेंगे उस एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए। वो आपको एंट्री मिले ना मिले, वो आपकी आंखों से स्किप हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ईजी नहीं होता ऐसे मैनुअल रिकॉर्ड्स के अंदर एक पर्टिकुलर एंट्री को ढूंढना। एडिंग मोर डिटेल्स टू अ गिवन एंट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट मेसिंग अप द स्ट्रक्चर। अगर मान लो हम कहीं पर कोई एक रजिस्टर हमने बनाया हुआ है और उसके अंदर एक एडिशनल एंट्री जो है वो डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है वो स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर मैसअप होगा। सीधा सीधा आप 2 लाइनों के बीच में जो है उस जगह में अगर कुछ लिखेंगे तो वो साफ उतना क्लियर नहीं आएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैसअप होगा, उसके कारण क्लैरिटी चली जाएगी। मॉडिफाइंग डेटा क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड मैसेज अप द स्ट्रक्चर। मान लो हमने कोई एक नंबर लिखा, बाद में हमें पता चला कि नहीं ये वाला नंबर जो है वो तो गलत लिख दिया था हमने, या फिर वो वाला नंबर जो है वो बाद में चेंज हुआ। अब बाद में चेंज हुआ तो उसको वहाँ पर एंट्रीज़ के अंदर जब हमने चेंज करने की कोशिश की तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। हमें वहाँ पर जो है हमने पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको काटना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा नंबर लिखना पड़ेगा, और उसके कारण जो है वो वहाँ पर ऑब्वियस है कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये आप भी समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम नॉर्मल कॉपीज़ के अंदर भी कुछ काट कर लिखते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। रिमूविंग एन एंट्री आल्सो मेसेज अप द स्ट्रक्चर। कोई एक एंट्री है और उसको हम वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी इजी नहीं है, उसके लिए भी हमारे को कैंसिलेशन पूरी की पूरी करनी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ एक रजिस्टर में नहीं बल्कि जिन जिन रजिस्टर्स के अंदर वो वाली एंट्री होगी उन सभी में। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर वो वाली एंट्री भूल गए और हम बाद में सोचें कि हाँ ये वाली एंट्री एक रजिस्टर में क्यों है बाकियों में क्यों नहीं है, या हम वहाँ पर एडअप कर रहे हैं कुछ भी और वो हमारे पास जो सम है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमारे को एरनियस दे दे। ये जो भी हमने प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको दूर किया जा सकता है अगर हम इस मीडियम को, जो हमारे पास मैनुअल रिकॉर्ड है, इसको हम वहाँ पर डिजिटल मीडियम के अंदर लेकर आ जाएं। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो है फाइल। फाइल होती क्या है? फाइल सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है जहाँ पर डेटा जो है उसको स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में एक लोकेशन है जहाँ पर वो सारा का सारा डेटा जो है आपने रखा हुआ है। कंटेंट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो वहाँ पर प्रोग्राम कोड भी हो सकता है, वो CSV फॉर्मेट भी हो सकता है यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, पिक्चर वीडियोस कुछ भी वहाँ पर हम जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल सिस्टम जो है वो हमारे मैनुअल रिकॉर्ड से बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें कि हाँ ये हमारे लिए कोई 100% सॉल्यूशन है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और लिमिटेशंस को अगर हम 1 बाय 1 गो थ्रू करें तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो है वो है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन एक्सेस। अब ये जो डिफ़िकल्टी इन एक्सेस है ये हमें सिंपल बताती है कि अगर मान लो हम कोई डेटा लेना चाहते हैं फाइल में से, तो उसका कोई डायरेक्ट मैकेनिज़्म नहीं होता, हमें वहाँ पर एप्लीकेशंस जो हैं वो बनानी पड़ती हैं उस फाइल में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। कुछ हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो वहाँ पर हमारे को फाइंड जैसा एक छोटा सा मैकेनिज़्म देती हैं,
लेकिन वो भी इतना एक्यूरेट नहीं है कि हमारे को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में वहाँ पर जो डेटा है वो दे सके। दूसरी लिमिटेशन है डेटा रिडंडेंसी। जो डेटा रिपीटिशन होता है उसके कारण वहाँ पर स्टोरेज जो है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, वहाँ पर अगर मान लो हमारे पास सेम एक फाइल की वहाँ पर 5 कॉपीज़ चाहिए हमारे को, तो 5 अलग अलग जगह पे वहाँ पर उनको कॉपी को रखोगे तो स्टोरेज जो है वो एक्सेस में होगी। और डेटा इनकन्सिस्टेंसी इसमें भी आ सकती है। जो भी हमारा डेटा कॉपी होता है, जब कभी भी वो 5 अलग अलग प्लेसेस में पहुँच गया, 5 अलग अलग प्लेसेस का क्या मतलब है? सिंपल 5 अलग अलग कंप्यूटर्स। अगर मान लो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और वो सेम किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो पाँचों को वहाँ पर डेटा चाहिए ही चाहिए। पाँचों के अंदर जो भी हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर हमने डेटा दिया है, वहाँ पर किसी एक अगर पर्सन ने वहाँ पर एक को मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। इनकन्सिस्टेंसी होती क्या है? डेटा इनकन्सिस्टेंसी सिंपल वहाँ पर जो भी हमारे पास मिसमैच है वो है। मतलब जो भी हमने डेटा मेंटेन किया है अलग अलग जगह पे, वहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी अगर हमने चेंज कर दिया तो उसको हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं। वो भला ही वो रॉन्ग स्पेलिंग से आया हो, भला ही वहाँ पर कोई एक एंट्री जो है वो गलती से रिमूव हो गई हो, या कोई एक एंट्री जो है वो एक जगह एक्स्ट्रा हो जाए बाकी जगह ना हो, तो मिसमैच आ जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है डेटा आइसोलेशन की। अगर हम एक फाइल की वहाँ पर 5 कॉपीज़ बना के 5 डिपार्टमेंट में दे देते हैं, वहाँ पर 5 कंप्यूटर्स पे 5 पर्सन बैठ के अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर एक जगह कोई एक अपडेशन होती है, कोई एक मॉडिफिकेशन होती है, तो वो बाकी 4 डिपार्टमेंट्स में नहीं पहुँच पाती और उसके कारण जो डेटा एक्सेस है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑब्वियस है, अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक चीज़ जो है वो एंटर कर दी गई है, कोई एक चीज़ जो है वो वहाँ पर मॉडिफाई कर दी गई है, दूसरे डिपार्टमेंट में अगर सेम टाइम पे अगर मान लो हम वहाँ पर डेटा जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो चेंज वहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा। और ये है डेटा आइसोलेशन का इल इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा डिपेंडेंस की। अगर मान लो वही हम 5 डिपार्टमेंट ले रहे हैं, वही हम 5 फाइल ले रहे हैं, उसमें से किसी एक फाइल जो है उसको हम चेंज कर देते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल देते हैं, तो ऐसे में अगर मान लो कोई एक प्रोग्राम है जो उन 5 फाइलों को एक्सेस करके कहीं ना कहीं जो है वो सिंक्रोनाइज कर रहा है, वो काम करना बंद कर देगा। जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पर डेटा जो है वो एक फाइल से नहीं ले पाएगी, और एक फाइल से ना ले पाने के कारण वहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक फाइल के अंदर हम कोई वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज ला रहे हैं, तो सारी फाइल्स के अंदर वही वाला सेम स्ट्रक्चरल चेंज हमें लाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो वहाँ पर इंटरलिंक्ड नहीं रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंट्रोल डेटा शेयरिंग भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि अगर मान लो हम कहीं पर एक डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि वो कुछ डेटा का पार्ट देख सके, बाकी ना देख सके, तो ऐसा करना जो है वो इतना ईजी नहीं होता। अगर हमने फाइल जो है वो पांचों जगह वहाँ पर कॉपी की है, तो पांचों डिपार्टमेंट जो है वो उस फाइल का पूरा कंटेंट जो है वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ कंटेंट जो है वो वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ना देख पाए, तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक हमने बात की प्रॉब्लम्स की। हमने देखा कि हमारे पास मैनुअल रिकॉर्ड्स के अंदर भी प्रॉब्लम है, हमारे पास फाइल रिकॉर्ड में भी प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? सिंपल, ये हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो वहाँ पर डेटाबेसेस जो हैं उनको क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। डेटाबेसेस हैं क्या? डेटाबेसेस सिंपल टैबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास डेटा है। टैबुलर फॉर्म ही क्यों? ऐसा पर्टिकुलर क्यों बोला जाता है कि हाँ टेबल्स के अंदर डेटा है? क्योंकि टेबल के अंदर डेटा होने का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज डेटा है। और ये जो टैबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास डेटा होता है, ये रिलेटेड होता है एक दूसरे के साथ में। जब वो रिलेटेड डेटा जो है उसके अंदर हम डील करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हम मैनुअल रिकॉर्ड में फेस करते आ रहे हैं, जो हम फाइल रिकॉर्ड्स के अंदर वहाँ पर फेस करते आ रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ में लॉजिकली रिलेटेड होता है। तो ऐसे में डेटा एक्सेस करना, डेटा की रिपीटिशन वाली प्रॉब्लम, डेटा आइसोलेशन वाली प्रॉब्लम, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाती हैं। इसे समझने के लिए दोबारा से वही वाली 2 टेबल्स देखते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया है कि कोड दोनों के अंदर सेम है, नेम ऑफ द गेम दोनों के अंदर सेम है, मार्क प्राइस जो है वो दोनों के अंदर सेम है। तो ऐसे में हमें सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि जो सबसे ईजी होता है इसके अंदर कॉलम, जिसके अंदर मिस्टेक के चांस सबसे कम होते हैं, उसको वहाँ पर एक दूसरे के साथ में लिंक कर दिया जाता है।
लेकिन एक चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है कि ये यहाँ पर यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम कोड की बात कर रहे हैं इन दो पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर, तो कोड अगर हमारा यहाँ पर यूनिक है, मतलब GTA 5 जो है वो हमारे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के लिए ही अगर रहेगा कोड, तो ऐसे में ये यूनिक हो जाएगा। और ऐसा ही अगर मान लो हर एक एंट्री के लिए है वहाँ पर, तो ऐसे में कोड को वहाँ पर एक प्राइमरी की बना दिया जाता है। ये क्या होता है प्राइमरी की वगैरह, ये अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पर दो टेबल्स अगर हैं तो इनको लिंक कर दिया जाता है किसी भी एक यूनिक एट्रीब्यूट के साथ में। और अभी जो हमने यहाँ पर दो टेबल्स के अंदर बीच में लिंकेज की बात की, इसी के कारण हमारे पास एक नया डेटा मॉडल आ जाता है, रिलेशनल डेटा मॉडल। ये जो रिलेशनल डेटा मॉडल है, इसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है। उन टेबल्स को हम रिलेशंस बोलते हैं। इसके अंदर सारा डेटा जो होता है वो रोज़ और कॉलम्स के अंदर होता है। जो हमारी रोज़ होती हैं इनको हम यहाँ पर ट्रिपल बोलते हैं। जो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं वो हमारे पास कॉलम्स हैं। जो भी हम अलग अलग कॉलम्स यूज़ करेंगे, जो भी वैल्यूज़ वहाँ पर देंगे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, या फिर हम उनको फील्ड्स भी बोलते हैं। इनमें डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है डेटा टाइप, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम किस टाइप की वैल्यूज़ जो हैं वो डालने वाले हैं। क्या वो सारे इंटीजर्स होने वाले हैं, क्या वो वहाँ पर सारे स्ट्रिंग होने वाले हैं, क्या वहाँ पर जो है वो डेट हम डालने वाले हैं। ये जो है ये हमारा डेटा टाइप कहलाता है डोमेन। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी, जो भी हमारी टेबल है उनके अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, मतलब जितनी भी आप एंट्रीज जो हैं वो आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर टर्म पे जाएं तो जितने भी नंबर ऑफ ट्यूपल्स हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। एक होता है हमारा डिग्री। डिग्री क्या है? किसी भी एक रिलेशन के अंदर, किसी भी एक टेबल के अंदर जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द रिलेशन। इन्हीं टर्म्स को समझने के लिए अब जरा एक टेबल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से गेमिंग टाइटल्स की एक यहाँ पर टेबल ली है। इसके अंदर हमारे पास ट्यूपल्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं, जिसमें हमारे पास गेम ID 1, गेम ID 2, गेम ID 3, 4 और 5 आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो हैं वो अलग अलग 6 एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें सबसे पहले गेम ID है, फिर वहाँ पर टाइटल है, फिर जॉनरा है, फिर रिलीज डेट है, डेवलपर ID है और पब्लिशर ID है। डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन, अगर हम गेम ID की बात करते हैं तो वो इंटीजर है, सिंपल। अगर हम टाइटल की बात करते हैं तो वैर कैर में है। वैर कैर सिंपल स्ट्रिंग होती है यहाँ पर, और अगर मैंने वहाँ पर वैर कैर 100 लिखा हुआ है तो इसके अंदर ये होता है मतलब कि वेरिएबल है वहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हम यूज़ करेंगे अप टू 100, मतलब मैक्सिमम लिमिट वहाँ पर 100 हो सकती है, जो भी हम यहाँ पर लेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी। फिर हमारे पास जॉनरा जो है उसमें हमने वैर कैर 25 दिया है, तो सेम लैंग्वेज सेम मीनिंग रहेगा, यानी वहाँ पर जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं कितने कैरेक्टर हम यूज़ करें, लेकिन अप टू 25 से ज़्यादा कैरेक्टर हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। रिलीज़ डेट जो है उसका डेटा टाइप डेट ही है। डेवलपर ID जो है इसको हम यहाँ पर कैर 1 दे रहे हैं। कैर 1 का मतलब यहाँ पर सिंगल एक लेटर कैरेक्टर, और ऐसे ही हमारे पास सिंगल एक हमारा लेटर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिशर ID के अंदर। ये कहाँ पर हम इंटीजर और कहाँ पर हम कैर यूज़ करें, वो एक सिंपल सा फंडा होता है। अगर मान लो आपने कभी उसको वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन देना है, जैसे गेम ID अगर मान लो आप चाहते हैं कि वो सक्सेसिवली एक एक करके बढ़ती रहे, तो आपको वो इंटीजर देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर है लेकिन वो नंबर की तरह ट्रीट ना हो, जैसे आपका फ़ोन नंबर जो है वो कोई भी नहीं चाहता कि वो नंबर की तरह ट्रीट हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाए, या उसमें 5 प्लस करके कुछ आ जाए, कोई नहीं चाहता। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की तरह होता है, तो ऐसे में हम उसको जो है वो कैर डेटा टाइप देते हैं। तो ये हो गए हमारे डोमेन्स। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी ट्रिपल्स कितनी है? 5, तो कार्डिनैलिटी हमारी 5 होगी। नेक्स्ट हमारी बात होती है डिग्री की, तो यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? क्योंकि 6 हैं तो यहाँ पर डिग्री 6 होगी। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी 3 कैटेगरी होती हैं। जैसे सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है हमारा रूल ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसे रूल्स जो एट्रीब्यूट के लिए, कॉलम के लिए वहाँ पर यूज़ होते हैं। उसमें पहला रूल ये है, ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम। 2 कॉलम सेम नाम के नहीं हो सकते। दूसरा रूल जो है वो सिंपल है, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल, मतलब जो कॉलम है वो पहला कॉलम 5वें नंबर पे हो, 5वां कॉलम जो है वो दूसरे नंबर पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मेन जो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ उनकी वैल्यूज़ से पड़ता है। एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हमने अलग अलग वहाँ पर वैल्यूज़ ली हुई हैं वो वहाँ पर क्या क्या हैं, सिर्फ वो मैटर करती हैं, दैट्स इट। दूसरा है हमारा रूल ऑफ ट्यूपल्स। जो हमारे ट्यूपल्स हैं उनको कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं? पहला रूल है ईच ट्यूपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। हर एक ट्यूपल एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी उसकी जो अपनी अपनी एट्रीब्यूट वैल्यू है कम से कम एक जरूर डिफरेंट होनी चाहिए। कोई भी एक ट्यूपल आपने लिया, उसके वहाँ पर अगर मान लो 5 कॉलम है तो 5 कॉलम के अंदर 5 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। दूसरा आप ले रहे हैं, उसके अंदर जो है वो भी आपको 5 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। इन 5 वैल्यूज़ में से कम एक वैल्यू डिफरेंट होनी ज़रूरी है। दूसरा अगर हम रूल देखें तो वो हमारे एट्रीब्यूट के जैसा ही है, यानी सीक्वेंस जो है ट्यूपल्स की वो मैटर नहीं करती, उसको आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे रूल ऑफ स्टेट। इसमें पहला रूल है ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। मतलब अगर आप एक एट्रीब्यूट कंसीडर कर रहे हैं, एक कॉलम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। अगर इंटीजर अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए कॉलम के अंदर। अगर आप कैर की बात कर रहे हैं तो कैर होने चाहिए, डेट की बात कर रहे हैं तो डेट होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। दूसरा रूल, ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। मतलब कोई भी एक वैल्यू जो है वो वहाँ पर एटॉमिक होनी चाहिए, उसके वहाँ पर डिविजन्स नहीं होने चाहिए। अगर मान लो हमारे पास एक फ़ोन नंबर हम कहीं पर दे रहे हैं तो वो हमारे पास 10 डिजिट्स का एक फ़ोन नंबर है, लेकिन उसमें शुरू की 5 डिजिट और फिर उसके बाद की 2 डिजिट और उसके बाद की 3 डिजिट, इनके अलग अलग मतलब नहीं होने चाहिए। मेन है कि 10 डिजिट का एक फ़ोन नंबर, सिंपल 10 डिजिट का एक फ़ोन नंबर, जब कभी भी वो हमारे को मिलेगा तो वो 10 डिजिट का एक यूनिट मिलेगा हमारे को। अगर हम कोई एक नाम बोल रहे हैं तो वो एक नाम हमारे को एक यूनिट की तरह मिलेगा। ऐसे नहीं है कि हम वहाँ पर नाम के साथ में सरनेम दे रहे हैं और वहाँ पर नाम अलग वहाँ पर यूज़ हो, सरनेम वहाँ पर अलग यूज़ हो, ऐसा नहीं। तो हमेशा एटॉमिक फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा रूल है नो एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू इन वन ट्यूपल। एक अगर हम रो की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एक रो, एक कॉलम, एक वैल्यू। एक रो की 5 कॉलम हो सकती हैं, लेकिन वो 5 कॉलम जो होंगी उनके अंदर एक 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 करके 5 वैल्यूज़ ही आएंगी। 5 कॉलम के अंदर 6 वैल्यूज़ नहीं हो सकती, 5 के अंदर 25 वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो सिंपल हर रो के लिए एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है अ स्पेशल वैल्यू नल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। मतलब अगर मान लो कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता या वो वहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ऐसे में उसके लिए हम एक नल वैल्यू यूज़ करते हैं। अगर मान लो हम कहीं पर कोई एक रिकॉर्ड जो है वो बना रहे हैं और उस रिकॉर्ड के अंदर कोई एक पर्सन जो है वो अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता, हमें वहाँ पर मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, हमने वहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो मोबाइल नंबर के नाम से दिया हुआ है, तो हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमें वहाँ पर नल वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रिलेशन। अब बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीज़। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को, कुछ एट्रीब्यूट्स को वहाँ पर कीज़ बोलते हैं। ये जो कीज़ हैं ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट की। कोई भी एक रिलेशन जो है उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ही है, बहुत सारे अलग अलग कॉलम हम वहाँ पर बना सकते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मान लो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी ट्यूपल को, जैसे हमने अभी बात की थी कोड की, जब हम अपनी टेबल्स की बात कर रहे थे, तो वो कोड हैं। साथ में अगर हम नेम ऑफ द गेम की बात करें तो वो भी यूनिक ही होगा। तो ये जो हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो बिल्कुल यूनिकली वहाँ पर एक ट्यूपल को दूसरी ट्यूपल से अलग कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैंडिडेट कीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी कीज़ की। प्राइमरी की क्या होती हैं? जो भी हमारी कैंडिडेट की हैं ये वहाँ पर ट्यूपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अब इनमें से कोई सी भी एक जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनर जो भी वहाँ पर होता है वो उसको चूज़ करता है कि हाँ, ये वाली की जो है इसे इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए मैं लूँगा और ये यहाँ पर प्राइमरी की तरह ट्रीट होगी, यानी वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करेगी पूरे के पूरे रिलेशन को। तो ये होती है प्राइमरी की। लेकिन अब जो बाकी बची हुई कैंडिडेट की हैं उनका क्या? उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट कीज़, यानी उनको जो है वो चूज़ किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा डेटा डिज़ाइनर जो है वो आ जाता है और वो वहाँ पर जो है वो उनमें से किसी को चूज़ करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है।
कैंडिडेट कीज सारी की सारी वैलिड होती हैं, जो भी वहाँ पर प्राइमरी कीज बन सकती हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट प्राइमरी की। अब जैसा कि हमने अभी बात की कि हमारी अल्टरनेट कीज़ क्या हैं, वो हमारी कैंडिडेट कीज़ हैं जो कि प्राइमरी कीज़ को छोड़कर हैं। तो ऐसे में अगर मान लो कभी ऐसा लगे किसी डेटा डिज़ाइनर को कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर की है ये वहाँ पर हमारा पर्पस सर्व नहीं कर पाएगी, ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी किसी ट्यूपल को, हो सकता है कि दो अलग अलग ट्यूपल के लिए ये सेम वैल्यू ले ले, तो ऐसे में वो वहाँ पर दो अलग अलग जो की हैं वो ले सकता है, दो अलग अलग एट्रीब्यूट जो हैं उनको वहाँ पर प्राइमरी की बना सकता है। जब कभी भी हमारे पास दो अलग अलग एट्रीब्यूट जो हैं वो प्राइमरी की बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, यानी उसके अंदर हमारे पास जो है वो अलग अलग एट्रीब्यूट इकट्ठे काम करेंगे। वो भला ही वहाँ पर दो कॉलम्स हों या दो से ज़्यादा कॉलम्स हों, इनको हम इकट्ठा कंसीडर करके वहाँ पर जो ट्यूपल है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसके बाद आती है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की जो है ये मेनली हमारी रिलेशनल की है। मान लो हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट है जिसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो एक अलग टेबल में है, हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो एक अलग टेबल में काम कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टेबल से किसी दूसरी पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की को कॉल करके हम वहाँ पर जो एट्रीब्यूट वैल्यू है उसको डिराइव कर सकते हैं। वो जो एट्रीब्यूट है वो हमारे लिए फॉरेन की हो जाता है। और बस बेटा जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है समझाने का पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।